नमस्कार, 12 बजे की 12 बड़ी खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अखंड राय और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल प्लेटफॉर्म आईबीसी 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। 12 बजे की महत्वपूर्ण खबरों की शुरुआत करते हैं। आज से यूपी विधानसभा का मानसून सत्र शुरुआत हो रही है और ये सत्र 4 दिनों तक चलेगा और एक दिन ऐसा होगा जिसमें 24 घंटे तक सत्र की कार्रवाई चलेगी। छोटा सत्र है, मानसून सत्र है, लेकिन मानसून सत्र की शुरुआत से पहले ही समाजवादी पार्टी के विधायकों ने जोरदार हंगामा किया है, बड़ा प्रदर्शन किया है, जिसके चलते 15 मिनट की जो कार्रवाई है विधानसभा की उसको स्थगित किया गया था। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो तमाम जो समाजवादी पार्टी के जो विधानसभा में पहुंचे थे, वो लगातार योगी सरकार के खिलाफ हमलावर थे, प्रदर्शन कर रहे थे। तमाम मुद्दों को लेकर के जो योगी सरकार पर हमलावर थे। सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से तख्तियां उन्होंने वहां पर लहराई हुई थी, वो तख्तियां देखने लायक थी और सबसे बड़ी बात है उन्होंने एक चीज ये भी कही कि आप चलाइए मधुशाला, हम चलाएंगे पाठशाला। पीडीए पाठशाला का मॉडल लेकर के समाजवादी पार्टी के विधायक विधानसभा परिसर में पहुंचे थे। आपको तस्वीरें सीधे विधानसभा से दिखाते हैं। मित्रों, उत्तर प्रदेश विधानमंडल का सत्र आज से प्रारंभ होने जा रहा है। सदन की कार्रवाई में भाग लेने के लिए आए हुए सभी सम्मानित सदस्यों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश का विधानमंडल देश के अंदर किसी भी विधानमंडल का सबसे बड़ा विधानमंडल है। स्वाभाविक रूप से यहां पर जनता से जुड़े हुए, विकास से जुड़े हुए जिन मुद्दों पर माननीय जनप्रतिनिधिगण चर्चा करते हैं, देश के अंदर वह एक नजीर के रूप में देखी जाती है। सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से पूरा का पूरा ये मानसून सत्र है, इसमें विजन डॉक्यूमेंट को लेकर के भी चर्चा होगी। सबसे बड़ी बात है सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोग भी सुझाव दे सकते हैं प्रदेश के विकास के लिए, उसको गति देने के लिए। एक और खबर आ रही है फतेहपुर से, जहां पर हिंदू संगठन के लोगों ने मकबरे के ऊपर चढ़ करके वहां पर तोड़फोड़ की है और साथ ही साथ वहां पर जो बैरिकेडिंग लगाई थी, उस बैरिकेडिंग को फांद करके आगे गए और मकबरे में प्रवेश करके वहां पर न सिर्फ उन्होंने तोड़फोड़ की बल्कि वहां पर झंडा लगाया। वो तस्वीरें हम आपको सीधे फतेहपुर से दिखाते हैं। पुलिस भी वहां पर मुस्तैद है और तमाम जो प्रदर्शनकारी उन्हें रोकने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन प्रदर्शनकारी जिस तरीके से वहां पर उग्र हो गए और बैरिकेडिंग फांद करके वो मकबरे के अंदर पहुंचे और वहां पर जो ढांचा था उस पर तोड़फोड़ की, वो तस्वीरें में आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल वहां पर पुलिस मुस्तैद है और उन हिंदू संगठन के नेताओं को रोकने का काम कर रही है। अब चलते हैं अपने सभी सहयोगियों के पास। हमारे साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तमाम हमारे साथी जुड़े हुए। सबसे पहले इंद्रवीर के पास चलते हैं। इंद्रवीर, कौन सी बड़ी खबर है रायबरेली से आज की? इंद्रवीर, अनम्यूट कर लीजिए आप। देखिए अखंड, अभी मैं किसी और खबर पे लाइव करने जा रहा था, बट एक्चुअली अभी किसी और खबर पे आ गया हूँ, क्योंकि एसपी ऑफिस के ठीक बाहर यहाँ पे कुछ लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पे पुलिस की मौजूदगी है और इस पुलिस की मौजूदगी में भी यहाँ पे कुछ लोग धरना कर, तो मैं अभी राइट नाउ इस खबर पे हूँ और बात करता हूँ कि एग्जैक्टली है क्या मामला। और इस मामले पे ये धरना प्रदर्शन ठीक एसपी ऑफिस के सामने आप देख सकते हैं, ये एसपी ऑफिस है और एसपी ऑफिस के ठीक सामने यहाँ पे एलआईओ और पुलिस भी मौजूद है और ये धरना प्रदर्शन हो रहा है। और ये धरना प्रदर्शन किस चीज को लेकर किया जा रहा है, मैं बात करने की कोशिश करूंगा, जानने की कोशिश भी करूंगा कि किस चीज को लेकर के धरना प्रदर्शन हो रहा है। ये आप आ जाइए जरा, खड़ा हो जाइए।
किस चीज को लेकर लाइव है हमारे, और किस चीज को लेकर के धरना प्रदर्शन, क्या नाम है और क्या परिचय है आपका, पहले ये बताइए। इधर आ जाइए, थोड़ा सा इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। क्या नाम है, क्या परिचय बता दीजिए। सर मेरा नाम है देशराज पासी, पासी समाज का जिला अध्यक्ष। ऐसे, हाँ, क्या नाम है, क्या परिचय बताइए। मैं देशराज पासी, पासी समाज का जिला अध्यक्ष रायबरेली से हूँ। ये 9 तारीख की घटना है। एक रेनू महिला है, आ जाइए आप, रेनू जी आइए आप। आप बताइए, 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 बताइए। आप बताते रहे। महिला के साथ में वो शौच के लिए जाती है और रक्षाबंधन का दिन था और 4-5 लफंगे लोग बाहर बैठे हुए थे। जब महिला लौटती है तो उसके ऊपर छीटाकटी करते हैं। महिला जाकर के अपने परिवार में बताती है, तो जब परिवार के लोग इनको बताते हैं तो उसके बाद में परिवार के घर में जाकर के लोग मारपीट करने का काम करते हैं। दूसरी बात, के मामला है ये गुरुप्रकाशगंज थाने का। आपने वहाँ पे FIR लिखा गया? नहीं, FIR नहीं लिखी गई। FIR लिखा गया, नहीं लिखा गया? कुछ भी नहीं लिखा गया। 151 की हम बता रहे हैं ना पूरी जानकारी। उसकी बाद में 112 आती है, समझा के चली जाती है और उसके बाद वो इतना, एक मिनट रुक जाइए, रुक जाइए, 112 आने के बाद में जब पुलिस चली जाती है तो वो लोग घर में जाकर के बहन बेटियों के साथ मारपीट की है बहुत बुरी तरह से। फिर ये लोग, वीडियो है मारपीट का? हाँ, वीडियो है हमारे पास। उसके बाद में, उसके बाद मारपीट होती है, पुलिस जाने के बाद में मारपीट होती है। उसके बाद में ये होता है कि जब परिवार हमको फोन करता है तो हम जाते हैं तो इनको भेजते हैं और यही के साथ बदतमीजी होती महिला के साथ। देखिए, अगर बात करें तो सीधे सीधे पुलिसिंग पे ये सवाल उठा रहे हैं, लेकिन 151 किया हुआ, ये बड़ी बात है। पुलिस अगर हरकत में नहीं आती तो 151 जो हुआ था वो 151 नहीं होता। मैं यहाँ पे किसी की तरफदारी नहीं करूंगा, ये पीड़ित है और पीड़ित है चूंकि जिसे इन्होंने बताया कि 151 हुआ था, इसका मतलब पुलिस ने एक्शन लिया था। उसके बाद क्या हुआ एग्जैक्टली ये अभी आए हैं और SP रायबरेली से मिलने, चूंकि और मिलेंगे तो उसके बाद एग्जैक्टली समझ में आएगा क्या था। लेकिन ये एक समाज है और ये पासी समाज है और इनको ये उसके लीडर है, उसके तरीके जिस तरीके बयान दे रहे हैं कि ये समस्या, इन समस्याओं को लेकर के ये आज SP ऑफिस आए, जिनमें जो है इनकी कार्रवाई 151 के बाद, उसके बाद जो मारपीट हुई उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, इनका ये कहना है। जी अखंड। और सर एक चीज और सवाल ये है कि 112, एक सवाल ये है कि 112 को उन्होंने कॉल किया था और उसके बाद जब पुलिस आती है, जब पुलिस आकर के चली जाती है, उसके बाद दोबारा उनके घर में उसके मारपीट की जाती है। तो वहाँ पर जो नियरेस्ट थाना है, वहाँ पर कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए, इस वीडियो का संज्ञान लिया था IBC 24 ने भी और उसमें वीडियो चला भी था, लेकिन एग्जैक्टली जैसे इन्होंने बताया कि 151 हुआ था। अब जो BNS आ गई है, अखंड सबसे ज्यादा पुलिस के जो अगर बात करें तो जैसे आप भी जानते हैं कि BNS आने के बाद पुलिस के कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो पुलिस उस तरीके खुल के एक्शन नहीं कर पाती। BNS के तहत जो धाराएं हैं, जैसे 7 साल की सजा के अगर नीचे अपराध साबित नहीं हो रहा है तो फिर आप जेल नहीं भेज सकते, इससे क्यों नहीं करना है, तो पुलिस के भी हाथ पैर बंधे हैं। तो उस तरीके से कहीं ना कहीं अब अभी जांच का विषय है कि एग्जैक्टली जांच होगा, उसके बाद क्या निकल के सामने आएगा ये तब कहा जा सकता है। लेकिन अभी ये SP ऑफिस आए हैं और उसके बाद समझ में आएगा कि क्या कंडीशन है और किस कंडीशन पे मार हुई है और उसमें क्या क्या धाराएं, कितनी गंभीर चोट है, मेडिकल का राइट है और क्या होगा, ये एग्जैक्टली जांच के बाद क्लियर होना चाहिए मेरे हिसाब से। जी बिल्कुल इंद्र भाई, क्योंकि देखिए जिस तरीके से SP ऑफिस के सामने इतनी बड़ी तादाद में इस तरीके से राजनीति होना शुरू हो जाए, जो पूरे का पूरा मुद्दा जो है, क्या यहाँ पर भी होता हुआ नजर जिस तरीके से पूरे देखा जा सकता है। देखिए, नहीं, SP PRO और भी पुलिस मौजूद है, SP PRO है और ये SP के पास जा रहे हैं, LIU है यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं से जो समस्या है वो सारी चीजें उसका समाधान होगा और उस समाधान के लिए टीम यहाँ पे है और वो जा रहे हैं। इनका जो भी समस्या है इनके साथ की ये सारी चीजें क्या कीजिए वो ले जा रहे हैं और ले जाके उनका जो समस्या का समाधान है वो पूरी तरीके से कराया जाएगा, उस समस्या का समाधान होगा। अखंड जी बिल्कुल होना भी चाहिए, क्योंकि न्याय बहुत जरूरी है। अगर किसी को न्याय नहीं मिलता है, इस तरीके से ये अपराधियों बुलंद है, उसके बावजूद उनके घर पे घुस करके अगर मारपीट करते हैं तो ऐसे गिरफ्तार करना चाहिए। और वहां पे पुलिस ने उनको समझाया बुझाया होगा, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरीके से लोगों के जो किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके जानकारी के लिए।
आदर्श हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आदर्श, कौन सी बड़ी खबर है? जी अखन जी, आज हम आपको बताना चाहेंगे, हरदोई जनपद से करीब 40 किलोमीटर दूर ये गणेश खेड़ा गांव है, जो थाना बगौली क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और यहाँ पर हम यहाँ पर भी फोन किया गया था हमारे पास कि इस गांव में काफी समस्या है। उस समस्या को लेकर मैं हरदोई से यहाँ पर आया हूँ। और यहाँ जो गांव के लोग हैं, समस्या ये है कि जहाँ पर हम खड़े हैं, यहाँ पर पानी भरा हुआ था, पानी सुना, यहाँ पर कीचड़ हो गया, जिसमें यहाँ पर निकलने की बहुत बड़ी यहाँ के लोग, स्थानीय लोगों की वो समस्याएं हैं। और अगर यहाँ की बात करें तो जब पानी भरा हुआ, यहाँ जो स्कूली बच्चे वो भी नहीं जा पाते हैं। और दूसरी बात यहाँ के जो विधायक हैं वो प्रभास कुमार जी हैं, और जो यहाँ के प्रधान जी का कहना है कि ये जो क्षेत्र है ना हमारे क्षेत्र में आता है, इसलिए हम इसको नहीं बनवा पाएंगे। कहीं ना उन पर आरोप भी लग रहे हैं। हम गांव के लोग से पूछेंगे कि आखिर वो क्या है समस्याएं। जी आइए आइए आइए, आप आओ जी, क्या है समस्या है आपकी? अब समस्या हमारी ये है, हमारी रोड की समस्या है। पहले नाम बताइए आप। सर, हमारा नाम विजय शुक्ला। कहाँ रहते हो? मैं ग्राम गणेश खेड़ा का रहने वाला हूँ। ब्लॉक रोरी विधानसभा 158 विधानसभा सैंडी। क्या है समस्या यहाँ पर? समस्या हमारी ये है कि हमारे गांव में बिल्कुल चारों तरफ से आने जाने का कोई रास्ता नहीं। हमें रास्ता चाहिए। हम ग्राम प्रधान से बात करते हैं, बोले हमारे बजट में नहीं है, हमारे लेखा जोखा में नहीं है, और हमारे क्षेत्र में भी नहीं है। सारी समस्याएं अपनी अवगत करा देता है। हमारी समस्याओं को सुनने का उसका मौका ही नहीं मिलता। यहाँ के जो प्रधान है, प्रधान साहब ने हमारे प्रधान क्या कहा? प्रधान जी से भी मैंने बात किया, उन्होंने कई बार बात किया, हम किया, हमारे ग्रामवासियों ने किया। उनका कहना यही है कि हमारे बजट में नहीं आता, ना हमारे क्षेत्र में आता है, और कहीं भी लिखा भी नहीं इस गाँव का। अगर लिखा नहीं है तो वोट मांगने के लिए क्यों आते हैं हमारे यहाँ? आदर्श, एक सवाल है तो यहाँ पर और भी आदर्श पहले एक सवाल इनसे पूछिए कि प्रधान बोल रहे हैं कि उनके क्षेत्र में नहीं आता है, तो इस गांव के लोग वोट किसको देते हैं? इनसे जरा सवाल पूछिएगा, क्या कोई दूसरा प्रधान है क्या, उसको वोट देते हैं? अगर वोट इनको, इस प्रधान को देते हैं तो जिम्मेदारी और क्षेत्र क्या होती है? गांव के विकास की जिम्मेदारी तो ग्राम प्रधान के उसमें आती है। जी जी महोदय, उसी को, जो हमारा प्रधान जीता हुआ है उसी को देते हैं हम लोग, और आशा करते हैं कि तो फिर ये नया प्रधान जीतेगा। अगर इस इलाके के निवासी वहां उसी प्रधान को जिताने के लिए, जिस भी उम्मीदवार जो खड़ा होता है चुनावी मैदान में, उसको जिताने के लिए वहां पर वोट करते हैं, तो उस तरीके से क्या अपनी जिम्मेदारी से कोई पीछे हट सकता है, मुंह मोड़ सकता है? क्या प्रधान को ये सड़क क्या उत्तर प्रदेश से बाहर की है, हरदोई से बाहर की है, उसके ग्राम क्षेत्र से बाहर की है, कि वो इस तरीके से लोगों को टरकाने का काम करेगा? आम जनमानस किसी उम्मीद के साथ उसको वोट देता है, प्रधान बना रहे कि क्षेत्र का या हमारे गांव का ग्राम का विकास होगा। लेकिन अगर प्रधान ही इस तरीके से बोल जाएगा कि बजट नहीं है, तो बजट के लिए क्या कुछ किया सकता है? उसके लिए क्या आपने वहां पे स्थानीय विधायक से बात की इस पूरे मामले पे? उनका क्या कहना है इस पूरे मसले पर? उनका कहना यही है कि बजट आएगा तो हम बनवा देंगे। हमारे जिला पंचायत सदस्य का भी यही कहना है। तो प्रधान जी और विधायक कितने जी वर्षों से बजट आएगा तो बनवा देंगे। कितने वर्षों से सड़क नहीं बनी, और ऐसे ही कितने साल? हमारी उम्र 36 साल हो चुकी। 36 साल जब से मैंने जन्म लिया तब से हमारी रोड यही है, सीधी है। अब अगर विधायक जी, कितने विधायक आएंगे, कितने चले गए होंगे, और कितने ना जाने कब आएंगे? क्या इंतजार कर रहे हैं क्या कि हम लगातार जीतते रहें, या फिर कोई नया विधायक आएगा वो उसकी सुध लेगा? अगर उत्तर प्रदेश में किसी ग्राम सभा में सड़क का ये हाल है, ये दुर्दशा है कि एक व्यक्ति बता रहा है कि जितना उसकी उम्र हो चुकी है तब से जो हाल है उस सड़क का, वो जस का तस बना हुआ है, तो अपने आप में शर्म की बात है। विकास की बात होती है तो कौन सा विकास है ये? क्या विकास इसी तरीके से होगा कि ग्रामवासी लगातार गुहार लगा रहे हैं और सड़क की इसी तरीके से स्थिति बनी हुई कि लोग 36 वर्षों से, अगर इनकी आयु कोई देख लिया जाए, 36 वर्षों से इसी तरीके की खराब सड़क पर चलने के लिए मजबूर हैं, तो ग्राम प्रधान की जरूरत क्या है? अगर ग्राम प्रधान को लगता है कि उसके क्षेत्र में नहीं आता है तो उसको चुनाव ही नहीं लड़ना चाहिए। ये कौन सी दलील दे रहे हैं? और विधायक कह रहे हैं या जिला पंचायत सदस्य कह रहे हैं कि जब बजट आएगा। बजट कब आएगा? इसकी कोई सीमा है कि क्या उम्र बीत जाएगी तब आएगा? यहाँ अगर ये और हम आपको बता दें, यहाँ पर अभी एक हमारे ग्रामीण से बात हुई थी, तो यहाँ पर उसका मकान बिल्कुल जर्जर बना हुआ है, और जो कॉलोनी के लिए अप्लाई किया था, कॉलोनी आ गई, इसके बाद इसको कैंसिल कर दिया। आगे क्या कैंसिल कर दिया, क्या वजह रही, वो भी जानकारी अभी करेंगे यहाँ पर। लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात करें गाँव वालों के लिए, तो यहाँ पर काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और हमारे साथ गाँव के लोगों से पूछे क्या समस्या है गाँव को। हमारा नाम दिनेश कुमार तिवारी है जी। सबसे बड़ी समस्या यहाँ रास्ते की है जी। रास्ता बिल्कुल जर्जर है, और कहीं भी पानी का भराव सा कहीं हो गया है गांव के अंदर, जिससे कहीं भी निकलने की रास्ता नहीं है। इसलिए सबसे पहले नंबर में रास्ते बनाए गए, और सब ठीक है, चल रहा है गांव का। प्रशासन से क्या कभी आपने कोई एप्लीकेशन वगैरह दी? प्रशासन को एप्लीकेशन कई बार दी गई गाँव में मिला के, लेकिन कुछ काम नहीं हुआ। तो अगर यहाँ पर कुछ जो समस्या है गांव को लेकर, यहाँ गांव में जो एप्लीकेशन भी दी गई है, और यहाँ जो विधायक से भी और जिला पंचायत सदस्य से भी कहा गया है
लेकिन यहाँ पर कभी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। नहीं है जी अखंड। हाल यही है, जनप्रतिनिधियों का हाल यही है, जब जीत जाते हैं, या तो कहते हैं ना कि जब चुनाव चल रहे होते हैं तो तमाम समस्याओं का जो पिटारा होता है जनता का, उसको कहते हैं कि हम इसको पूरा कराएंगे, वादे करते हैं, लेकिन जब जीत जाते हैं तो बजट का बहाना बनाएंगे, कहेंगे जब बजट आ जाएगा तब काम हमारे कराएंगे, साथ और ऐसे कब तक चलता रहेगा देखने वाली बात होगी। जिला आदर्श तमाम जो अगर जिला प्रशासन के लोग उनसे पूछेगा कि आखिरकार इतने वर्षों से अगर एक सड़क नहीं बनी है तो उसके पीछे की वजह क्या है, और वहां पर यह भी बताइएगा कि ग्राम प्रधान, जिला पंचायत सदस्य और विधायक तक भी कह रहे हैं कि बजट नहीं है, तो क्या ग्रामवासी क्या इसी परेशानी से जूझते रहेंगे? अगर जूझते रहेंगे तो कब तक जूझते रहेंगे ये भी जरूर बता दीजिएगा। कम से कम ये ग्रामवासी जो तसल्ली या कहते हैं कि उम्मीद से बैठे हैं कि हो सकता है उनकी सड़क का सुधार हो जाए, उनकी सड़क बन जाए, क्योंकि इतनी अगर इतना लंबा वक्त बीत चुका अभी तक सड़क नहीं बन पाई है, तो ये लोग कुछ कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल बन चुका है। जरूर जो प्रशासन के अधिकारी उनसे जरूर पूछेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। अखंड जी, अपूर्व हमारे से जुड़े 10 हुए हैं सेकंड का अयोध्या से। समय और आपका मुझे 10 सेकंड समय देंगे आपके लिए केवल। ये हमारे साथ एक बताइए बताइए। बच्चा खड़ा है जो स्कूल जाता है। ये स्कूल स्कूल जाता है, स्कूल लेकर कितनी समस्याएं हैं हम इससे भी पूछेंगे कि बेटा क्या क्या आप स्कूल जाते हो? किस क्लास में पढ़ते हो? इस क्लास इस इधर से आप निकलते हो? इधर से जब निकलते हैं तब गिर जाते हैं, कपड़े समझ जाते हैं, फिर से पहन गिर जाते हैं। स्कूल जाने में देर भी जाती होगी, और यहाँ जो सड़कें कब से खराब पड़ी हुई है। सड़कें बहुत दिन से खराब हैं, जब से हम जन्म पे आए। स्कूल कब से नहीं जा रहे थे यहाँ? हो चुका है महीना। यहाँ पर पानी भरा है, आने जाने दिक्कतों को लेकर ये जो स्कूल का छात्र हमारे साथ खड़ा है, 1 महीना हो चुका है, इस टीचर से निकल नहीं पा रहा, कहीं ना स्कूल भी नहीं जा पा रहा है। ये भी एक बड़ी समस्या है शायद यही कारण है ना पानी को कि लेकर। सबसे बड़ी दिक्कत है कि किसी विधायक का बेटा होता, किसी अधिकारी का बेटा होता, किसी बड़े आदमी का बेटा होता और इस तरह गिरता तो शायद सड़क बन चुकी होती। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी समस्या है कि आम जनमानस केवल वोट लेने के लिए है, उसकी समस्या दूर करने के लिए वो किसी और के भरोसे बैठे रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए आदर्श। अपूर्व हमारे साथ जुड़े हुए हैं अयोध्या से। अपूर्व, कौन सी बड़ी खबर है? देखिए अखंड, जो है अगर बड़ी खबर की बात करें तो सबसे बड़ी खबर यही है कि अयोध्या से महज 15 किलोमीटर दूर सोहावल झमुआ घाट, जो नवाबगंज यानी कि कहें गोंडा क्षेत्र और अयोध्या क्षेत्र के बीच में पड़ता है, वहां पर एक नदी है, सरयू नदी ही, जो अयोध्या के लिए बहती है। तो वहां पे जो बाढ़ का आलम है वो कहीं ना कहीं बड़ी दयनीय स्थिति हर बार की यही स्थिति रहती है कि यहाँ तक मैं बात करूं कि पुल तक डूब जाते हैं, लोग नाव से आते हैं, नाव से जाते हैं, जो चरागाह है वो नाव से ही निकाले जाते हैं। यानी कि अगर बात करें बाढ़ की, तो बाढ़ सरयू का रौद्र रूप देखने को इस समय मिल रहा है। जो एक क्राइटेरिया होता है उसके लगभग 45 सेंटीमीटर के ऊपर बह रही है सरयू इस समय। तो ये कहीं ना कहीं, हालांकि अगर प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन लगातार इस पर निगरानी दे रहा है, और जो भी आर्थिक सहायता है, जो दूर क्षेत्र वाले लोग रह रहे हैं उनको जो भी हर संभव मदद है वो लगातार देखता हुआ नजर आ रहा है। ये सबसे बड़ी बात है। और सबसे दूसरी खबर की बात करें तो अयोध्या में 6 महीने पहले NH अयोध्या और लखनऊ राजमार्ग पर एक पुल बना था। महज जो अयोध्या के सांसद हैं, अयोध्या के सांसद के घर से महज 200 से 250 मीटर की दूरी पर वो पूरी तरह बात करें तो कुछ दूरी तक क्रैक हो चुका है। जो उसकी रेलिंग है वो भी, हालांकि आनंद फानन में जो कंपनी उसको बना रही थी उसको जो है फिर से रिपेयर करवाई, लेकिन ये कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का एक बढ़ावा दिखता हुआ देखते हुए मिल रहा है। लेकिन इस पर जो सपा सांसद हैं वो वहां पे पहुंचे थे कल, और वो उसका पूरा मुआयना किया है, उसको देखा है और लगातार भ्रष्टाचार का आरोप भी लगाया है। जी, सबसे बड़ी बात है अपूर्व की जिस तरीके से अयोध्या में विकास कार्यों की गति है, तेज विकास कार्य हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर वहां पर इस तरीके से कुछ हाल फिलहाल में बने पुलों की स्थिति ये हो जाए कि वहां पर रिपेयरिंग काम कराना पड़ जाए, तो बिल्कुल भ्रष्टाचार के आरोप लगेंगे। क्यों नहीं लगेंगे? आखिरकार इतना सरकार फंड खर्च करती है तमाम सुविधाएं व्यवस्थाएं लोगों को देने के लिए, लेकिन जो कंपनियां, जो एजेंसीज काम कर रही होती हैं वो इस तरीके का घटिया सामग्री का इस्तेमाल करती हैं कि कुछ ही दिनों में इस तरीके से वो क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, या फिर उनमें कहीं ना कहीं कोई पैचेस आ जाते हैं, रिपेयर उनको करने की जरूरत पड़ जाती है। क्या इसको लेकर के अगर किसी ने शिकायत की थी, क्या इसको लेकर के किसी के ऊपर कोई कंप्लेन या कोई जिम्मेदार अधिकारी जिसके जिम्मे था, क्या उसने इस पर कुछ कहा है अभी तक? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई कार्यवाही नहीं की गई है। जो कॉन्ट्रैक्टर है या जो ठेकेदार कहें साफ शब्दों में, तो उनके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं की गई है। हालांकि कॉन्ट्रैक्टर से भी बयान लेने की कोशिश की गई तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि यहाँ पे पानी भर गया था। हालांकि अगर पानी क्यों भरा पुल पर, सबसे बड़ी बात तो यही है
कि अगर उन्होंने उन्होंने अपने ही बयानों में फंसते हुए नजर आए। जो कॉन्ट्रैक्टर थे उन्होंने साफ तौर पर कहा यहाँ पे पानी भर गया था, इस वजह से गड्ढा हो गया था। हालांकि सबसे सवालिया निशान ये खड़ा होता है कि 6 महीना पहले उस पुल का उद्घाटन हुआ था और 6 महीने बाद ये हालत देखने को मिल रही है। और तीसरी खबर की मैं बात सबसे अहम करना चाहूंगा खंड, इसी से मिलता जुलता हुआ है। मैं इस वजह से कहना चाहूंगा कि आपने सीएम डैश बोर्ड पर रैंकिंग देखी होगी कि हर जिले की रैंकिंग निकल कर आई है। वही अयोध्या जिले की बात करें तो 73वें रैंक पर अयोध्या जिला दिखाई पड़ा है। ये सबसे सवालिया निशान खड़ा होता है। लोग सोशल मीडिया पर पोस्ट किए, हालांकि प्रभु राम की नगरी है और राम की नगरी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का महीने में 2 से 3 दौरा होना, ये 73वां रैंक कैसे साबित किया? ये सबसे बड़ा सवालिया निशान मैंने देखा कि जो है सोशल मीडिया पर कई लोग अयोध्या वासी और बाहर के भी जो जनपद से बाहर के रहने वाले लोग हैं, उन्होंने सबसे सवालिया निशान ये खड़ा किया है कि कानून व्यवस्था में अयोध्या जिला 73वां इतना पीछे क्यों? बिल्कुल सही आप सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ी बात है कि सीएम जो डैशबोर्ड रैंकिंग है उसमें स्थान की अगर बात की जाए तो वो केवल अयोध्या ही नहीं बल्कि गोरखपुर जो है वो भी बहुत पिछड़ा हुआ है, लखनऊ भी है, कानपुर भी है। अगर इस तरीके से अगर देखा जाए तो इन नगरों का अगर ये हाल होगा जहां पर पूरी तरीके से फोकस है सरकार का और वहां पर लगातार जो काम की गति हो, विकास की गति हो या फिर सुरक्षा की व्यवस्था की बात हो, सबको लेकर के है, लेकिन वहां पर अगर रैंकिंग में इतने निचले पायदान पर अगर आप हैं तो सवाल जरूर खड़े होंगे, वो भी ऐसे जहां पर सरकार का फोकस खुद है। आखिरकार कर क्या रहे हैं अधिकारी? जिलाधिकारी लगातार काम कर रहे हैं और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो लगातार बने हुए हैं। शायद जालौन की बात की जाए तो लगातार वो 10वें नंबर पर बना हुआ है, ये अपने आप एक बड़ी बात है। तो तमाम जो ऐसे जिले हैं वो अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण जिले हैं अगर वो पीछे हैं इतना तो अपने आप में सवाल खड़े होंगे। और बहुत बड़ी बात आपने उठाई है कि जो डैशबोर्ड है उस पर रैंकिंग में इतने पिछड़े हुए अगर आप हैं तो आपको सोचना पड़ेगा कि आखिरकार आप किस जगह पर पीछे हैं, क्यों पीछे हैं और कारण क्या है। और अगर आप पीछे हैं तो आपको जवाब देना पड़ेगा और जवाब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ही देना होगा, क्योंकि उनका भी इलाका जो है वो भी इस रैंकिंग में पीछे पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल सबसे बड़ी बात है कि जो समीक्षा होती है उस समीक्षा के आधार पर किया जाता है और तमाम चीजों को मिला करके देखा जाता है, लेकिन रैंकिंग में सुधार होना चाहिए था। लेकिन रैंकिंग में लगातार पिछड़ते हुए अगर नजर आ रहे हैं तो अपने आप में कई सवाल खड़े होते हैं वहां के जिला अधिकारियों के लिए और जिला प्रशासन के लोगों के लिए। बहुत महत्वपूर्ण खबर आपने बताई अपूर्व, क्योंकि इस वक्त सोशल मीडिया पर ना सिर्फ जो विरोधी हैं बल्कि विपक्ष के तमाम लोग खुद इस तरीके के जो डेटा होते हैं उसको शेयर करके सरकार को घेरने का काम करते हैं और सवालों को घेरे में रखते भी हैं। और आज से विधानसभा का सत्र का शुरुआत है, 4 दिनों का ही सत्र है, छोटा सत्र है, 24 घंटे। इस सत्र में एक दिन ऐसा है कि 24 घंटे चलेगा, तो उसको लेकर के भी विपक्ष जो है वो सरकार पर सवाल खड़े करे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए अपूर्व। जितेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए बस्ती से। जितेंद्र, कौन सी बड़ी खबर है? बिल्कुल अखंड, बस्ती से बड़ी खबर की बात की जाए, जिस तरीके से लगातार बस्ती में जिस तरह के चोरों का आतंक बना हुआ था, अगर डीजल चोरी की बात की जाए, क्योंकि हाईवे के किनारे खड़ी हुई जितनी भी गाड़ियां, लगभग गाड़ी जो होती थी वो चोरी, वहां से डीजल चोरी हो जाया करता था। फिलहाल जो गाड़ियां होती थी वो चुरा ली जाती, कहीं ना कहीं जो चोर थे अगर बात की जाए तो बस्ती में काफी एक्टिव दिखाई पड़े। लेकिन कहीं ना कहीं अब पिछले 4 दिन से अगर मैं आंकड़ों की बात की जाए तो बस्ती पुलिस लगातार जो चोर है, चाहे डीजल चोरी गैंग की बात की जाए या बाइक चोरी गैंग की बात की जाए, लगातार ऐसे लोगों पर कार्रवाई कर रही है। उन लोगों को पकड़ने का काम बस्ती पुलिस कर रही है। पिछले 3 दिन से लगातार बस्ती पुलिस द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी भी दी गई कि लगातार जो बाइक चोरी और डीजल चोरी वाले जो लोग हैं उनको पकड़ा जा रहा है। फिलहाल आपको बता दें कि अखंड ये लगातार जो चोरी थी ये चलती रही थी, जिसकी वजह से जो है जो पुलिस थी वो काफी परेशान भी थी। फिलहाल ग्रामीण जो ट्रक ड्राइवर थे या जो भी गाड़ियों के लोग मालिक थे वो काफी परेशान थे। लेकिन अब पुलिस द्वारा जिस तरीके से अगर बात की जाए, भी ताजा बता दें आपको कि पुलिस ने लगभग जो है 8 लोगों को गिरफ्तार किया है, जो लगभग 10 बाइक के साथ गिरफ्तार किए गए हैं। 10 बाइक उन लोगों ने चोरी की थी। फिलहाल अब पुलिस लगातार एक्टिव है और जो चोरी करने वाली जो गैंग है उन लोगों का लगातार पर्दाफाश कर रही है। फिलहाल अखंड बिल्कुल जितेंद्र, इस तरीके से पुलिस के सामने बड़ी चुनौती होती है इस तरीके की शिकायतों को हल करने के लिए, लेकिन अगर पुलिस एक्टिव मोड में जब नजर आती है तो कहीं ना कहीं चाहे वो चोर, उचक्का, डकैत कोई भी हो, वो पुलिस की गिरफ्त से दूर नहीं होता है और यही कारण यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार क्या इतनी ज्यादा उसमें लूपहोल्स हैं कि इस तरीके से जो चोर हैं वो इस तरीके की डीजल की चोरी कर लेते हैं। कोई ना कोई तो एक मैनेजमेंट करना चाहिए, क्योंकि बहुत सी ऐसी जगहों पर, ये केवल बस्ती नहीं, कई ऐसी खबरें पूरे उत्तर प्रदेश में और देश में भी आती हैं कि जो इस तरीके का गैंग है वो सक्रिय है और इस तरीके से डीजल चोरी किया करता है। जितेंद्र, आप कुछ कह रहे थे, बताइए। अखंड एक चीज खास तौर से जो एनालिसिस किया गया, जो मैंने उस चीज को देखा कि क्योंकि इसमें जो चोरी करने वाले जो लोग थे वो 20 से लेके और 30 के एज के अंडर में थे। लेकिन एक खास बात उसमें ये नोटिस की गई
कि जो अभी चोरियां की गई हैं, जो भी मुकदमे दर्ज हुए हैं उनके ऊपर, वो सारे मुकदमे, क्योंकि आपराधिक इतिहास भी काफी लंबा उन लोगों का दिख रहा है चोरी के खिलाफ। किसी के ऊपर 20 मुकदमे है, किसी पे 22 है, किसी पे 15 है। ऐसे लगभग सभी पे मुकदमे, जो अगर बात की जाए 1 दर्जन से अधिक सभी के ऊपर मुकदमे। लेकिन पॉइंट ऑफ व्यू सबसे बड़ी बात यह है कि सारे मुकदमे 2025 के हैं। यानी ये बात अगर की जाए तो चोरी का जो ये आंकड़ा अगर बात की जाए, ये सिर्फ 2025 का है, क्योंकि अभी अगस्त चल रहा है अभी, और अगस्त में पिछले अगर 7 महीने के आंकड़े की बात की जाए तो 2025 का ये आंकड़े के हिसाब से अखंड ये साफ क्लियर होता है कि ये गैंग हो सकता है और नया गैंग था, सक्रिय था। बस्ती जनपद के आसपास के जो भी जिले थे, वहां से ये लगातार गाड़ियां चोरी करते थे। अखंड जितेंद्र, देखिए इसमें सवाल है, बड़ी अच्छी बात की, आंकड़ों के माध्यम से भी समझाने का प्रयास करेंगे अपने दर्शकों का कि 2025 में जैसा आपने बताया 7 महीने के भीतर इनके ऊपर कई मुकदमे दर्ज हैं। मतलब उन व्यक्तिगत लोगों पर जो पकड़े जा रहे हैं उनके ऊपर दर्ज है कि इससे जुड़े हुए 2025 में कई सारे मुकदमे दर्ज हैं? जो चोर पकड़े जा रहे हैं उनके ऊपर इतने ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं, या फिर इससे जुड़े हुए, इस गैंग से जुड़े हुए लोगों के ऊपर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं? नहीं, जो जिन लोगों ने चोरी किया हुआ इन लोगों के ऊपर ये मुकदमे जो है ये दर्ज है, क्योंकि ये संगठित अपराध कितने करते थे, मुकदमे ये दर्ज कहीं है? ना कहीं। मान लेते हैं किसी एक व्यक्ति के ऊपर, एक कोई चोर के ऊपर कितने मुकदमे दर्ज है 2025 के अंदर? अखंड एक के ऊपर 18 मुकदमे है, किसी पे 22 मुकदमे है, किसी पे 15 मुकदमे है, किसी पे बात की जाए 30 प्लस मुकदमे है। 2025 का अब आंकड़ा है ये। जितेंद्र, सवाल तो यहाँ पर ये खड़े होते हैं कि 2025 के अंदर 7 महीने के भीतर अगर किसी व्यक्ति के ऊपर 18 से 20 मुकदमे दर्ज हैं, उसके बावजूद वो बाहर चोरी करने के लिए निकल के चले आ रहा है, तो न्यायपालिका पर सवाल मैं हम लोग नहीं खड़े कर सकते, लेकिन भगवान का मंदिर है वो, वहां पर न्याय मिलता है। लेकिन 18 से 20 अगर किसी व्यक्ति के ऊपर मुकदमे दर्ज हैं, फिर से वो चोरी में पकड़ा जाता है, तो अपने आप में बड़े सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार ऐसा कैसे हो रहा है कि इतने सारी चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाला व्यक्ति फिर से बाहर आकर चोरी करता है। तो ये सवाल खड़े हो रहे हैं, किसकी वजह से छूट के चला आ रहा है कि लगातार उसके ऊपर मुकदमे पे मुकदमा दर्ज हो रहा है, मुकदमे पे मुकदमा दर्ज हो रहा है, उसके बावजूद भी बाहर आकर के वो चोरी कर ले रहा है? क्या इतनी अच्छा, न्याय जो हमारा न्यायतंत्र है वो इतना कमजोर है कि लगातार चोर चोरी करता है, बिल्कुल। कुछ ही महीनों में छूट करके चला आता है, फिर से चोरी करता है, फिर उसके बाद जेल में चला जाता है, फिर छूट करके आता है? ऐसे मुकदमों का क्या और ऐसे क्या न्याय मिल पाएगा? ऐसी चोरी की घटनाओं को रोका जा एक चीज सकेगा कि 7 महीने के भीतर ही अगर 18 से 20 बार चोरी की घटनाओं में संलिप्त हो, उसके ऊपर मुकदमे दर्ज हो, फिर से वो चोरी करता हुआ पकड़ा जाए? एक चीज अखंड खास चीज इस मुकदमे ये भी देखा गया कि जो मुकदमे दर्ज हुए हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि जो चोर है वो कहीं ना कहीं हर्रैया के जनपद, हर्रैया एक हमारे यहाँ पे जो है तहसील है वहां का रहने वाला। लेकिन एक चीज खास नोटिस ये की जाती है कि हर्रैया में उसके खिलाफ 2 मुकदमे हैं, कप्तानगंज में 2 मुकदमे हैं, कलवारी थाना क्षेत्र में बात की जाए तो वहां पे कई सारे ऐसे मुकदमे हैं। अलग अलग अगर मैं थानों की बात की जाए तो कहीं 2-3 मुकदमे, लेकिन संगठित कलवारी की बात की जाए, अरे कप्तानगंज जो मैंने जिस तरीके से बात की कि हाईवे पे। व्यक्ति तो एक ही है, जो भी नाम होगा, अगर उस व्यक्ति का नाम तो एक ही होगा, कई इलाकों में उसका नहीं, पूरे देश में अलग अलग जगहों पर उसके खिलाफ मुकदमे हो, व्यक्ति तो एक ही होगा। उसके खिलाफ अगर इतने मुकदमे हैं तो वो बाहर इतना कैसे खुलेआम घूम रहा है और चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहा है? ये अपने आप में बड़ा सवाल है ना। वो कहीं पे भी हो, कप्तानगंज में हो, हरैया में हो, या तमाम पूरे उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश में भी कहीं पर भी वो अपराधी हो, और अगर इस तरीके से अपराध में वो शामिल है और लगातार अपराध की घटनाओं को अंजाम दे रहा है, तो अपने आप में बड़ा सवाल है। और कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं कि इतने मुकदमे दर्ज होने के बावजूद भी आदमी बाहर निकल के फिर से चोरी की घटना को अंजाम देता है और फिर घूमने निकल जाता है। तो अपने आप में देखिए, हमारे न्यायतंत्र में जो हमारे यहाँ की जो न्याय की व्यवस्था है, इस पर कई बार सवाल खड़े होते हैं कि हत्या करने के बाद जिस तरीके से अपराधी खुलेआम घूमते हैं, तो तमाम ऐसे सवाल खड़े होते हैं। और यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है कि 7 महीने में ही अगर इतनी धाराएं उसके बाद उसके ऊपर मुकदमा लगा और वो फिर से खुलेआम घूम रहा है, तो सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल क्या कुछ कह सकते हैं, ये न्याय का मामला है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए जितेंद्र। ज्ञानेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए प्रतापगढ़ से। ज्ञानेंद्र, कौन सी बड़ी खबर है? बिल्कुल अखंड, देखिए प्रतापगढ़ की लगातार पुलिसिंग की बात करते रहते हैं और फिर से आज पुलिसिंग एक बार चर्चाओं में है। और चर्चा ऐसी है कि खास बन जाता है। हर वक्त कहा जाता है कि प्रतापगढ़ पुलिस जो है काम नहीं करती है, अपना काम ढंग से नहीं करती है। देखा गया कि किस तरीके से एक ब्लॉक प्रमुख को गोली दिन दहाड़े मारता है, उसके बाद पुलिस के सामने से ही फरार हो जाता है। लेकिन अब प्रतापगढ़ पुलिस इसलिए चर्चाओं में है कि चर्चा ये है कि प्रमोशन पाने के लिए जो 2006 में एक सिपाही के ऊपर मुकदमा लिखा गया था, उस मुकदमे को छुपा लिया उसने केवल एक प्रमोशन के लिए। और बकायदा इसके खिलाफ फिलहाल नगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया है। सिपाही का नाम मनोज कुमार दुबे है, पुलिस लाइन में इस समय उसकी तैनाती है और 2006 में भदोही के गोपीगंज का रहने वाला है। परिवार में ही एक मारपीट का मुकदमा 2006 में लिखा गया था। 2023 में फैसला आया
साधारण रूप से कारावास और 500 रुपए का जुर्माना लगाया गया। और उसके बाद पूरा मामला तब खुला जब प्रमोशन के लिए उसने फॉर्म भरा हेड कांस्टेबल के लिए, और उसके बाद जांच हुई और जांच के दौरान मुकदमे का पूरा खर्रा निकल कर आया कि किस तरीके से गोपीगंज में इसने तांडव मचाया था। 307 बताया जाता है कि पुलिस का रुतबा था, तो इसने अपने ऊपर से नॉर्मल में मारपीट का केवल मुकदमा करा लिया था। फिलहाल न्यायालय का मामला था, न्यायालय ने उसमें पूर्ण रूप से कर दिया, लेकिन प्रतापगढ़ के पुलिस अधीक्षक ने एक्शन दिखाते हुए सिपाही के ऊपर मुकदमा दर्ज करवाया है और अब फिलहाल आगे की कार्रवाई में जुट गई है प्रतापगढ़ की पुलिस। और सीधी सी बात यह है कि प्रमोशन भी शायद उसका अब रोक दिया जाएगा। अखंड। बिल्कुल ज्ञानेंद्र, देखिए सबसे बड़ी बात है कि लोग अपने ऊपर, देखिए आम आदमी को सब कुछ बताना पड़ता है कि आपके ऊपर कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज है या नहीं दर्ज है, लेकिन पुलिस महकमे का ही एक अगर कर्मचारी अपने प्रमोशन में बाधा ना पहुंचे इसलिए अपने ऊपर हुए मुकदमे को छिपाने का प्रयास करता है। एक बड़ा सवाल है ये, बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार पुलिस महकमे पर सवाल खड़े होते हैं, और आपने बताया कि प्रतापगढ़ की पुलिसिंग लगातार अपने आप में सवालों के घेरे में रहती है, चाहे वो ब्लॉक प्रमुख जिस तरीके से दिन दहाड़े इस तरीके कांड को अंजाम देता है, तमाम ऐसी चीजें हैं जो प्रतापगढ़ में आपने बताई हैं। वहां पर अगर पुलिस महकमे से जुड़ा हुआ एक व्यक्ति अपने प्रमोशन पाने के लिए अपने ऊपर दर्ज मुकदमे को ही छिपाने का प्रयास करता है, अपने आप में एक बहुत बड़ी षड्यंत्र की कहानी, क्योंकि देखिए षड्यंत्र है अपने प्रमोशन को पाने के लिए। छिपाने वाली चीज होती है कि अगर आप अपने महकमे को ही गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपके ऊपर भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए, और आपके ऊपर एक नया मुकदमा दर्ज होकर के आपके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल जिस तरीके से आपने बताया कि प्रमोशन पाने की जुगत में अपने ऊपर ना सिर्फ वो मुकदमा दर्ज करवा बैठे हैं, बल्कि अब आगे प्रमोशन की राह बहुत आसानी और भी ज्यादा कठिन हो जाएगी। एक मुकदमा तो चल ही रहा था, अब दूसरे मुकदमे की भी उनको पैरवी करनी पड़ जाएगी कि आखिरकार उन्होंने अपने ऊपर जो दर्ज था मुकदमा उसे छिपाया क्यों है। लेकिन एक सवाल है ज्ञानेंद्र, सवाल इसलिए कि क्या प्रतापगढ़ कुछ अनोखा जिला है क्या, कि वहां पर पुलिसिंग को या वहां पर जो पुलिस के तमाम कर्मचारी हैं वो अलग से समझ से परे है क्या उनके लिए, कि या फिर उनको लगता है कि कोई मतलब नहीं है, जो जैसे चल रहा है चलने दो, हमारी जिम्मेदारी इतनी है कि हमारे पास कोई आएगा तो उसकी सुनेंगे और नहीं आएगा तो मीडिया जो हमें बताएगा उस पर कोई कार्रवाई करेंगे। क्या इनके अंदर खुद से कोई अपना जमीर है या फिर जमीर सारा का सारा बिक चुका है? बिल्कुल, देखिए अखंड, आपको बता दें कि प्रतापगढ़ पुलिस हर वक्त इसलिए चर्चाओं में रहती है कि उनकी एक अनोखी जो है चर्चाएं रहती है। चाहे वो लालगंज सीओ की बात कर ली जाए कि वो हर वक्त सेटलमेंट के लिए बैठे रहते हैं कि मुकदमे ना लिखे जाएं, सेटलमेंट्स करा दिए जाएं, गंभीर से गंभीर मुकदमों को जो है सेटलमेंट्स कर दिए जाते हैं। दूसरा देखा जाता है कि कहा जाता है अक्सर कि अगर थाने के सामने से एक ब्लॉक प्रमुख, एक भाजपा नेता दिन दहाड़े गोली मार के निकल जाता है, किस तरीके से पुलिसिंग ऊपर सवालिया निशान खड़े हुए थे, और पूरे के पूरे 5 दिन तक वो लखनऊ में डेरा डाले रहता है। पुलिसिंग को भी पता होती है कि वो लखनऊ में डेरा डाले हुआ है, लेकिन जहमत तक नहीं उठा पाती है। देखिए एक तो अनोखा रूट है। हाँ, ये कहा जा सकता है 2018-19 से लेकर के 2024 तक जो पुलिसिंग प्रतापगढ़ में हुई थी उससे काफी सुधार हुआ था, लेकिन फिर से बीते 1 सालों के आसपास से फिर से प्रतापगढ़ पुलिसिंग अपने उस जो पटरी पे चल रही थी शायद वो अब डिरेल हो रही है, और फिर से पुराने ढर्रे पे जिस तरीके से 2018 के पहले प्रतापगढ़ जलता था और दिन दहाड़े लूट होती थी, दिन दहाड़े पुलिस के ऊपर ही हमला हुआ करता था, देखा गया। अभी कोरौन थाना क्षेत्र में एक विवाद में गए थे, पुलिस वाले उन दरोगा और सिपाहियों के ऊपर हमला किया गया था, तो फिलहाल उसमें कार्रवाई की गई। तो वो ढर्रा अब फिर से प्रतापगढ़ पुलिस देखने को मिल रहा है। फिलहाल प्रतापगढ़ की पुलिसिंग हर वक्त चर्चाओं में रहती है, यहाँ से लेकर के नहीं पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे इंडिया में चर्चा रहता है। अब ये देखने वाली बात होगी कि इन्हीं के विभाग का मामला है, उसके ऊपर कितनी कार्रवाई होती है। देखिए अभी एक इंस्पेक्टर फरार है, जो बिहारगंज में घटना घटित हुई थी, अभी उस इंस्पेक्टर की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। क्या चल रहा है प्रतापगढ़ पुलिसिंग में ये कहना आसान नहीं है। उसके ऊपर जो इंस्पेक्टर जिस कोतवाली में पोस्टेड था उसी कोतवाली में उसके ऊपर मुकदमा लिखा गया है। एक इंस्पेक्टर को अभी तक नहीं पकड़ पा रही है, तो अपराधियों को कैसे पकड़ा जाता होगा, ये भी बहुत ही बड़ी प्रश्न उठता है। और फिलहाल एक सिपाही ने अपने प्रमोशन के लिए किस तरीके से करेक्टर को छुपाया, उसने अपने मुकदमे को छुपाया। अब इसके खिलाफ और कितनी कड़ी कार्रवाई की जाएगी, ये भी देखने वाली बात रहेगी।
अखंड। हाँ बिल्कुल ज्ञानेंद्र, देखिए देखने वाली बात जरूर होगी कि उसके ऊपर क्या एक्शन लेता है, लेकिन सही बात है कि आप जिस इंस्पेक्टर के ऊपर मुकदमा लिखा हो, जिसमें वो खुद उसके ऊपर चार्ज उसके पास रहा हो और उसके ऊपर मुकदमा लिखा जाए, लेकिन अभी तक फरार है, तो सवाल खड़े होंगे ही होंगे। और अब एक दूसरे जो कर्मचारी उनके साथ किस तरीके का, उनके ऊपर कौन सी कार्रवाई होती है, ये भी देखने वाली दिलचस्प बात होगी। लेकिन एक बात इसमें और जोड़ दें कि दो लोगों के बीच की अदावत कहीं ना कहीं जिले में प्रभाव जरूर डालती है। आपने पहले बताई थी वो दो लोगों की अदावत है, शायद कहीं ना कहीं उस अदावत का ही पूरा का पूरा ये जो खेल है वही देखने को मिल रहा है प्रतापगढ़ में। और प्रतापगढ़ सुर्खियों में बना रहता है, चाहे वो राजा भैया की वजह से बना हो या फिर वहां की पुलिसिंग की वजह से, कि जैसा कि आप बता रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए ज्ञानेंद्र। सबसे बड़ी बात है कि मौसम भी इस वक्त कहीं ना कहीं अपने लोगों के लिए सुहाना जरूर बना है। कई जगह बारिश हो रही है, लेकिन बाढ़ का प्रकोप भी देखने को मिल रहा है। राजधानी लखनऊ के हालात ऐसे थे कि 8 तारीख तक लगातार बारिश हुई और कम से कम हफ्ते दिन लगातार बारिश हुई, लेकिन 2 दिनों की छूट मिली इसमें 9 और 10 तारीख को। लेकिन आज सुबह 9:30 बजे से एक बार फिर से मौसम बदला सा नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं यहाँ पर तेज बारिश हुई। विधानसभा का भी सत्र चल रहा है और कई विधायक जो साइकिल से पहुंचे थे, भीगते हुए पहुंचे, और तमाम ऐसे जो विधायक हैं जो विधानसभा में एंट्री कर रहे थे, वो इस भीगते हुए मौसम में पहुंचे। और सबसे बड़ी बात है कि मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, 13 अगस्त से एक बार फिर से भारी बारिश की संभावना जताई है। तो कहीं ना कहीं मौसम कहीं किसी के लिए सुहावना जरूर हो सकता है, लेकिन दूसरी तरफ एक आफत भी बनी हुई है, क्योंकि लगातार हो रही बारिश कई आफत लेकर के अपने साथ आती है। जगह जगह जलभराव हो जाता है, कहीं बाढ़ के हालात हैं। और सबसे बड़ी बात है कि गड्ढों, जिस तरीके सड़क में गड्ढे होते हैं, कहीं ना कहीं आम जनमानस के लिए, जो लोग गंतव्य तक के लिए जाते हैं, उनको कहीं ना कहीं परेशानी उठानी पड़ती है। कई सारे ऐसी सड़कें हैं जो इस वक्त गड्ढा, उसमें बहुत बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ये बारिश आफत की बारिश बन चुकी है और प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी ये हालात अब लगातार बदतरी की स्थिति में होते जा रहे हैं, क्योंकि बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही और सुबह से बारिश हो रही है और अभी भी रिमझिम बारिश होती हुई नजर आ रही है। अब देखने वाली बात होगी कि जल्द से जल्द इससे राहत मिलती है उत्तर प्रदेश वासियों को, या फिर इसी तरीके से जो बारिश है वो अपना कहर बरपाती है। तो 12 बजे 12 बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपके सामने फिर से होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।